मेरा नाम है अदिति शाह। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। सोने के दामों में गिरावट की वजह क्या है? रिटेल महंगाई बढ़ने से आप पर क्या असर होगा? कच्चे तेल के दाम घटने के बाद क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे? यूपीआई से 1 लाख तक का ऑटो पे हो सकेगा, इससे क्या फायदा होगा? कौन कौन सी कारें अगले साल से महंगी होने वाली है और सरकारी नौकरी कहां कहां निकली हुई है? जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज वरुण से सवाल करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि सोने के दाम क्यों गिरे हैं और क्या अब इसमें उछाल की कोई उम्मीद है? बिल्कुल अदिति, देखिए सोने के जो लोग सोने में निवेश करते हैं उनके लिए ये फ़िलहाल अच्छा वक्त है। अगर वो सोने में निवेश करना चाहते हैं तो अभी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि सोने के दाम थोड़ा सा अभी कम है। सोना इस वक्त 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया है और चांदी का भाव 70,000 रुपये प्रति किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये जिस सोने की मैं बात कर रहा हूँ, ये 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना है और इसकी जो कीमत है वो 61,023 रुपये है, जबकि जो 999 शुद्धता वाली जो चांदी है उसकी कीमत 70,818 रुपये है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, ये जो सोना था, सोने के दाम 64,000 रुपये के पार थे और जो चांदी थी, चांदी के दाम करीब 78,000 रुपये प्रति किलो थे। तो देखने में ये आया है कि सोने के दाम भी कम हुए हैं और चांदी के दाम भी कम हुए हैं। अब ये कम क्यों हुए हैं? दरअसल पहले धनतेरस था, धनतेरस के बाद दिवाली थी, दिवाली के बाद शादियों का सीज़न था, तो ऐसे तमाम कारण थे जिस वजह से सोने में लगातार महंगाई बनी हुई थी। अभी जो ये सीज़न है इसमें कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है, कोई ऐसा तीज त्यौहार का वक्त नहीं है, तो सोने के दाम थोड़ा सा कम है। तो यदि ऐसे में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस वक्त आप सोने को खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोबारा शादियों का सीज़न शुरू होगा तो निसंदेह सोने के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। एक बात मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे सोना क्या होता है? सोना एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है अदिति। आप जब ज़मीन खरीदते हैं, जब आप किसी और चीज़ में निवेश करते हैं और उस वक्त मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई जंग हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको ज़मीन बेचने में वक्त लगेगा, आपको म्यूचुअल फंड बेचने में वक्त लगेगा, आपको अपने शेयर का सही शायद मूल्य ना मिले। लेकिन सोना हमेशा ऐसी चीज़ है, उसको आप तुरंत हार्ड कैश की तरह उसके ज़रिए आप पैसा ले सकते हैं। तो लोग सोने में निवेश करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। काफ़ी लोग हालांकि प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन सोने में भी निवेश करना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अभी जो दाम कम हैं, लेकिन ये बहुत वक्त कम नहीं रहेंगे और जानकारों का ये मानना है कि सोने के दामों में बढ़ोतरी अभी आने वाले दिनों में हो सकती है। थोड़े वक्त पहले ही सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था। अब आप सोने के दाम कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। IBJA ibja.rates.com पर आप जाएं तो वहाँ आपको सोने के दाम पता चल जाएंगे। और IBJA है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, या इसकी आप वेबसाइट पर जाएंगे आपको सोने के दाम पता चल जाएंगे। इसके अलावा आप 8955664433 पर अगर आप मिस कॉल देंगे तो आपके पास लेटेस्ट जो रेट हैं गोल्ड के और सिल्वर के वो भी आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या मेरे को अब सोने में निवेश करना चाहिए, अभी सोने का जो वर्तमान रेट है वो क्या है, तो आप बेहतर से उसमें निवेश कर पाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि रिटेल महंगाई क्या होती है और इसके बढ़ने से आम इंसान पर क्या असर होता है? देखिए, आम लोगों के लिए रिटेल महंगाई का बढ़ना एक झटके की तरह है अदिति। सरकार ने नवंबर महीने के लिए जो रिटेल इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा जारी किया है और उसके मुताबिक भारत की जो खुदरा महंगाई दर है वो नवंबर में सालाना आधार पर 5.5% बढ़ी है, जबकि अक्टूबर में ये 4 महीने के निचले स्तर यानी कि 4.87% पर थी। अब ये हालांकि 2 से 6% का ये जो डेटा है इसको माना जाता है सहनशीलता का डेटा। भारत की जनता कितनी महंगाई को बर्दाश्त कर सकती है, तो 6% तक की यदि महंगाई होती है तो उसे बर्दाश्त किया जा सकता है। अभी ये 5.5 पर है, यानी कि महंगाई की जो डेटा है सहनशील वाला उसके भीतर ही है।
नवंबर में ये बढ़ा है, इसके पीछे कई कारण रहे हैं। कारण ये माने जा सकते हैं कि कई ऐसी छोटी चीज़ें होती हैं, रिटेल की वस्तुएं होती हैं जिनके दाम बढ़ जाते हैं। अभी आपने गौर किया होगा कि प्याज के दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा अन्य भी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हमारी दैनिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिन पर बढ़ोतरी हुई है, और उसकी वजह से ये जो रिटेल की महंगाई दर है ये बढ़ गई है। और इसको लेकर जो आरबीआई है वो इस पर पूरी निगाह बनाए हुए है। ये प्लान किया जा रहा होगा यकीनन कि इस महंगाई को किस तरह कम किया जाए। अभी हाल फिलहाल में ही मैं आपको बता दूं कि 11 दिसंबर को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में इस बात को कहा था कि खुदरा महंगाई दर अब स्थिर हो रही है। लेकिन 12 दिसंबर को जो आंकड़े आए उसने लोगों को हैरान कर दिया। अब सरकार के लिए ये थोड़ा चुनौती तो है कि इस महंगाई को, बढ़ी हुई महंगाई को किस तरह कम किया जाएगा, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि ये लगातार महंगी हुई और उसके बाद गिर भी गई। जैसा मैंने बताया कि अक्टूबर में 4 महीने का निचला स्तर था, 4.87 पर यह महंगाई थी, और ये माना जा रहा था कि अब महंगाई और कम होगी, तेजी से इसमें गिरावट आएगी। लेकिन एक बार फिर से महंगाई में हमने उछाल देखा है। अभी एमपीसी की बैठक भी हुई थी। बैठक में हमने ये देखा कि रेपो रेट स्थिर बने हुए हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मुझे लगता है कि अगले थोड़े दिन में, अगला हो सकता है जो डेटा आए अगले महीने का, उसमें इस रेट को जो बढ़ा हुआ है उसको काबू कर लिया जाए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि रिटेल इन्फ्लेशन और दूसरा हमारा थोक महंगाई, यानी खुदरा महंगाई और थोक महंगाई। रिटेल महंगाई और थोक महंगाई दो तरीके की महंगाई होती है। रिटेल महंगाई वो महंगाई होती है हमारी जो दैनिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो तेल हो। ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो पूरा बास्केट है, ये हम इसको लेकर आते हैं रिटेल महंगाई में। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा सामान की, थोक सामान की, तब हम बात कर रहे होते हैं थोक महंगाई की। अगर रिटेल महंगाई बढ़ती है तो उसका असर यकीनन थोक महंगाई पर होता है, लेकिन वो कम होता है। लेकिन अगर थोक महंगाई बढ़ती है तो उसका जो असर है वो रिटेल महंगाई पे काफ़ी ज़्यादा परिलक्षित होता है, काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। अच्छा, एक खबर ये है कि कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं, क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो सकते हैं? देखिए, कच्चे तेल के दामों का कम होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, और ये राहत की बात है कि कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं। पिछले काफ़ी वक्त से ये देखने में आ रहा था कि कच्चे तेल के जो दाम थे उसमें कभी वो गिर रहे थे, कभी बढ़ रहे थे, लेकिन अब गिरावट ये जो लगातार जारी है, इससे ये उम्मीद बन रही है कि पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में कमी आ सकती है। ब्रेंट क्रूड फिलहाल जो है वो 6 महीने के निचले स्तरों पर पहुंच गया है, और कच्चे तेल की मांग से ज़्यादा सप्लाई हो गई है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है तब जो दाम हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। मांग से ज़्यादा यदि सप्लाई होती है तो दामों की स्थिति में हमें गिरावट दिखाई देती है। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े भी हमें कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं कि आगे भी जो ये मांग है वो सुस्त रह सकती है। फिलहाल जो कीमतें हैं कच्चे तेल की, वो $75 प्रति बैरल से नीचे पहुंच गई हैं, और घरेलू हमारी जो तेल कंपनियां हैं वो ये संकेत दे चुकी हैं कि तेल के $80 प्रति बैरल से नीचे स्थिर रहने पर कीमतों की समीक्षा संभव है। यानी कंपनियां ये सोच सकती हैं कि हम एक बार फिर से इनके जो पेट्रोल और डीजल के जो बहुत बढ़े हुए दाम हैं इसको कम कर सकते हैं। अगर मैं मोटा मोटी अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल के दामों का आपकी और हमारी ज़िंदगी पे कितना बड़ा असर होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा पूरा का पूरा है वो पेट्रोल और डीजल पे ही निर्भर करता है, खासतौर पर डीजल पर। क्योंकि ट्रक जब मान लीजिए कश्मीर से चल के कन्याकुमारी पहुंचता है, या अहमदाबाद से चल के जब वो अरुणाचल प्रदेश के किसी गांव में पहुंचता है, तो वो एक बहुत लंबी यात्रा तय करता है, और इस दौरान डीजल लगता है। और डीजल की जो कीमत है वो हम जोड़ते हैं उस सामान की कीमत में जो हम वहाँ यूज़र को बेचेंगे। तो अगर ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है तो यकीनन वो कीमत भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो यूज़र की जेब पे जिसका असर होगा। तो अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे तब हम ये मान सकते हैं कि महंगाई काबू में रहेगी। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल के दाम ज़्यादा होते हैं अदिति, तो हमें मान लेना चाहिए कि अब महंगाई काबू से बाहर हो सकती है। अब ब्रेंट क्रूड जो है, जब उसके दाम कम हो रहे हैं, कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं, तब हम ये मान रहे हैं कि
हमें शायद आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल भी सस्ता हो सकता है। काफ़ी लंबे वक्त से तेल कंपनियों ने कोई इसमें बदलाव किया नहीं है, कीमतों में स्थिरता का इंतज़ार कर रही थी। कंपनियों ने संकेत तो दिया था कि $80 प्रति बैरल से नीचे यदि तेल के दाम स्थिर होंगे तब हम दरों की समीक्षा करेंगे। और ओपेक देश ये बात पहले कह चुके हैं कि $80 से $100 का जो स्तर है वो उनके लिए अहम है और वो कीमतों को इस स्तर में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कीमतों में अनिश्चितता है, इसलिए तेल कंपनियां कोई फैसला नहीं ले पा रही हैं। और फिलहाल जो संकेत हैं, जो जानकार हैं, वो ये मान रहे हैं कि कीमतें नीचे बनी रह सकती हैं और ऐसा अगर होता है तो पेट्रोल और डीजल के दामों पर असर इसका दिखाई दे सकता है। हो सकता है चुनावों से पहले यानी 2024 की शुरुआत में अगर ऐसा स्थिर बने रहता है तो तब शायद एक बार पेट्रोल डीजल की समीक्षा की जाए दामों की और तब शायद इसमें कोई कमी हो पाए। सर ये बताएं कि यूपीआई ने ये जो ऑटो पे की लिमिट 1 लाख कर दी है, ये क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ऑटो पेमेंट जैसा नाम से ही जाहिर है कि कोई भी ऐसा पेमेंट जो अपने आप हो जाए, ऑटोमेटिक मोड पर हो जाए। आप देखते हैं, आपने नेटफ्लिक्स के लिए एक बार अपना डिटेल वहाँ फिल कर दी तो ऑटो पे अपने आप आपका पैसा वो कट जाता है। तो ऑटो पे यूपीआई से अगर आप जोड़ देते हैं तब ये अपने आप पे होता रहता है। अब इसमें क्या होता था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम चाहते तो हैं कि वो ऑटो पे हो जाएं। जैसे हम चाहते हैं हमारे इंटरनेट का बिल ऑटो पे हो जाए, हम ये चाहते हैं शायद कि हमारा बिजली का बिल अपने आप से भर जाए, हमारा जो ईएमआई पेमेंट है वो अपने आप हो जाए, जितने हमारे सब्सक्रिप्शंस हैं हम ये चाहते हैं ऑटो पे हो जाए। लेकिन अभी तक क्या था कि ये जो सुविधा थी यूपीआई के ज़रिए 15,000 रुपये ही ये सुविधा थी और अब ये सुविधा के इसको बढ़ा दिया गया है और इसको 1 लाख रुपया कर दिया गया है। 1 लाख रुपये तक महीने में ऑटो पेमेंट आप कर पाएंगे और आरबीआई ने ये जानकारी शेयर की है। आप अपने मोबाइल के बिल, बिजली के बिल, ईएमआई के पेमेंट, इंटरटेनमेंट, ओटीटी के सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ऐसे जितने भी आपके पेमेंट हैं आप यूपीआई ऑटो पे के ज़रिए आराम से कर पाएंगे। और इसके लिए आपको एक ई मैंडेट देना होगा, मतलब आप अपना जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं उसको बताना होगा कि ये मेरा यूपीआई आईडी है और यहाँ से आप मेरे पैसे काट सकते हैं। तो वो बिना ओटीपी के ऑटो पे की इसको मंजूरी मिल गई है और इसको आप आराम से, आपका ये जो पेमेंट है होता रहेगा, आपको बिना चिंता के इसको लेकर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसमें स्कैम का खतरा नहीं, स्कैम का खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद ब खुद इसकी परमिशन देंगे और आप चुनिंदा ऑथराइज्ड ऐप्स को ही इसकी परमिशन देंगे। जैसे मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स को परमिशन देते हैं, उसी तरीके से आप चुनिंदा ऐप्स को परमिशन देंगे कि आप ऑटो पे के ज़रिए मेरे यूपीआई से पैसा ले सकते हैं, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक और बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ अपने दर्शकों को कि पिछले दिनों अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए यूपीआई से पेमेंट की सीमा को कर दिया गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है यूपीआई के पॉजिटिव में। अब लोग यूपीआई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि मैंने तो ये देखा कि अब चाहे आप 10 रुपये का सामान लें या 2 रुपये का सामान लें, आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं और सामने वाला उसे स्वीकार भी कर रहा है। मतलब हमने देश में एक जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसमें मुझे लगता है यूपीआई ने एक क्रांति ला दी है और आगे भी यूपीआई जिस तरीके से नई सुविधाएं लॉन्च कर रहा है, मुझे लगता है कि आगे भी इस तरीके की जो नई इबारतें हैं क्रांति की, यूपीआई ज़रूर लिखेगा। अच्छा सर, कल आपने बताया था कि कारों के दाम बढ़ने वाले हैं, ये बताएं कि किन किन कार कंपनियों ने ये फैसला किया है? अदिति देखिए, कल हमने अपने दर्शकों को बताया था कि टाटा ने ऐसा फैसला किया है, मारुति ने ऐसा फैसला किया है। आज जो नई जानकारी हमारे पास में है वो है फॉक्सवैगन की। फॉक्सवैगन ने भी यही फैसला किया है कि 1 जनवरी 2024 से इनपुट का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है, मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है और इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम जितनी भी हमारी कारें हैं फॉक्सवैगन की, उसकी हम कीमत बढ़ा रहे हैं। और फॉक्सवैगन पैसेंजर कार का जो ये प्लान है ये करीब करीब 2% तक की बढ़ोतरी करने का है। यदि आप फॉक्सवैगन की कार खरीदना चाहते हैं तो आपको अब 2% ज़्यादा पैसा चुकाना होगा। पहले भी कई कंपनियां इस तरीके की घोषणा कर चुकी हैं, वो भी मैं बताऊंगा। फॉक्सवैगन ने ये कह दिया है कि कंपनी इनपुट लागत में ज़्यादातर वृद्धि को खुद पर ले रही है, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ जो ये प्रभाव है ये ग्राहकों के साथ भी शेयर करना होगा।
तो अभी जो कंपनी जो कारें बनाती है उसमें इनकी एक सेडान कार है, वर्टस उसका नाम है, और प्रीमियम एसयूवी है टिगुआन उसका नाम है। इस तरीके की जो कारें हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर कारें हैं यूथ के बीच में, उसको बनाती है फॉक्सवैगन। तो फॉक्सवैगन की यदि आप कार लेने वाले हैं वो 2% महंगी होने वाली है। इसके अलावा टाटा मोटर्स की यदि आप कार लेने का प्लान बना रहे हैं, टाटा मोटर्स 1 जनवरी से उसके दाम करीब करीब 3% तक बढ़ सकते हैं। अगर आप मारुति की कारें खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो मारुति की कारों के दाम बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कितने वो दाम बढ़ाएंगे, लेकिन मारुति की कारों के भी दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा होंडा कंपनी के रेट बढ़ रहे हैं। इसमें होंडा सिटी, होंडा एलिवेट, होंडा अमेज, तीनों के दाम बढ़ेंगे। कितना बढ़ेंगे अभी पता नहीं है, लेकिन इनपुट कॉस्ट इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, मटीरियल कॉस्ट इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। महिंद्रा कारों के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही है। हुंडई गाड़ियों के दाम अपने बढ़ाने पर विचार कर रही है। हुंडई की जो गाड़ियां हैं उसमें क्रेटा वेन्यू एक्स्टर है, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। एमजी मोटर का भी यही कहना है कि वो भी 2024 से अपनी कारों के दामों में इजाफा करेगी। ऑडी जो एक बहुत लोकप्रिय कार है, लग्जरी कार है, उसने भी अपनी कीमतों को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अब चलते चलते हम अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि ये बढ़े हुए पैसे आपको न चुकाने हों तो आप किस तरह इसको बचा सकते हैं। तो एक तो आप डीलरशिप पे ये ज़रूर पता करें कि यदि गाड़ी हम आज बुक कराते हैं तो क्या हमें गाड़ी इसी रेट पर मिलेगी या जो नए रेट होंगे उस पर मिलेगी। और पॉइंट नंबर 2 के एक से ज़्यादा डीलरशिप पे बात करें, और जो डीलरशिप आपको बेहतर ऑप्शन उपलब्ध कराए, सही रेट उपलब्ध कराए, ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराए, उस डीलरशिप से आप कार को खरीदें। सर, आज कहाँ की सरकारी नौकरी के बारे में बताने वाले हैं आप? अच्छा, देखिए, सरकारी नौकरी हमने कल बताई थी उत्तराखंड की। आज जो जानकारी है वो है CSIR की रिक्रूटमेंट चल रही है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें बहुत सारी सरकारी नौकरियां निकली हैं। करीब 444 पदों के लिए ये नौकरियां निकली हुई हैं। इसमें 368 जो पद हैं वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के हैं और 76 पद जो हैं वो सेक्शन ऑफिसर के हैं। इसमें लोगों की तलाश जारी है। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। csir.res.in इस वेबसाइट पर आप जाएं, भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास होना चाहिए एक बैचलर डिग्री और आपकी अधिकतम उम्र 33 साल होनी चाहिए। तो जो सेक्शन ऑफिसर पद के लिए वेतन है वो 47,600 रुपये से लेके 1,51,100 रुपये है, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो वेतन है वो 44,900 रुपये से लेके 1,42,400 रुपये तक है। लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। परीक्षा 2 फेज़ में होगी और पहले फेज़ की जो परीक्षा है ये फरवरी 2024 में होगी। और सामान्य वर्ग, OBC वर्ग, EWS वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क है। और SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और CSIR विभाग के जो उम्मीदवार होंगे इनको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। प्रक्रिया बहुत आसान है। csir.res.in पर आपको क्लिक करना होगा। भर्ती के जो टैब होगा उस पर आपको जाना होगा। स्क्रीन पर आपके जो पेज दिखाई देगा वहाँ एप्लीकेशन के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, और आवेदन फॉर्म को भरने के बाद जितने भी दस्तावेज़ हैं उनको आपको वहाँ अपलोड करना होगा। और जब ऐसा तमाम चीज़ हो जाए उसके बाद आप फीस पे करेंगे। फीस पे करने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें, वो आगे तक के लिए काम आने वाला है। तो सरकारी नौकरी यदि आप तलाश कर रहे हैं तो CSIR की बहुत ये अच्छी नौकरी है। आपके हित की ये बात है। इसको लगातार हम अपने शो में बताते दिखाते हैं, तो रुपया पैसा ज़रूर देखते रहें। ये तो थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। वरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।